गर्भवती हथिनी राजकुमारी की रक्षा। नरसिंहपुर में सभी कॉलेज के बच्चों को पिकनिक पर सुंदरवन ले जाया गया था। सभी लोग छोटे छोटे ग्रुप बनाकर इधर उधर घूम रहे थे। कीर्ति, अनीता, सुमित और किशोर पक्के दोस्त थे और वो भी सुंदरवन में पिकनिक का आनंद उठा रहे थे। तभी किशोर बोला, पता है, जानवर भी इंसानी भाषा में बात कर सकते हैं। सभी हंसने लगे। बस बस चुप रहो। अचानक अनीता की नजर एक गड्ढे पर पड़ गई। वो बोली, अरे ये गड्ढा यहाँ कैसे आ गया? इस तरह के गड्ढे तो शिकारी हाथियों को पकड़ने के लिए लगाते हैं। लगता है सुंदरवन के हाथियों को पकड़ने के लिए किसी शिकारी ने यहाँ पर अपना जाल बिछाया है। और वो चारों गड्ढे पर पड़ी घास को हटाकर अंदर देखने लगे। सचमुच ही अंदर एक हाथी का बच्चा दिखाई पड़ा। सुमित बोला, अब चुप रहो, अगर हम शोर मचाएंगे तो लोग इस हाथी को पकड़ लेंगे और इसे सर्कस वालों को बेच देंगे। सभी चुप हो गए और उन चारों ने सोचा, हम स्वयं ही इस हाथी के बच्चे की मदद करेंगे। वे इधर उधर हाथी की मदद के लिए लकड़ी ढूंढने लगे। जल्दी उन्हें शिकारियों द्वारा छोड़ा गया एक लकड़ी का बड़ा पटरा दिखाई पड़ा। उन्होंने उसको गड्ढे में डाल दिया और अनीता और कीर्ति ने अपने दुपट्टे की रस्सी बनाकर हाथी के बच्चे के पैर में बांध दी। सुमित और किशोर उसे पीछे से धक्का देने लगे और धीरे धीरे कड़ी मेहनत करके वो उसे गड्ढे से बाहर निकाल लाए। अब नहीं समझ में आ रहा था कि हाथी के बच्चे को कहाँ छुपाया जाए। जंगल में कुछ और अंदर जाने पर उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी। वो काफी टूटी फूटी थी, लेकिन हाथी का बच्चा उसमें आराम से रह सकता था। कीर्ति बोली, हम लोग इस बच्चे को यहीं पर छोड़ देते हैं और इसके लिए खाने पीने के सामान इकट्ठा कर देते हैं। गड्ढे में गिरने के कारण ये काफी घायल है। इसे कोई दूसरा जानवर चोट न पहुंचाए, इसीलिए इस झोपड़ी के चारों तरफ हमें बाड़ लगा देनी चाहिए। चारों मेहनत करके छोटी छोटी लकड़ी ढूंढ कर लाए और जंगली बेल को बांधकर उन्होंने झोपड़ी के चारों तरफ एक बाड़ बना दी, ताकि कोई भी जानवर इस ओर न आ पाए। और जंगली पेड़ पर लगे फलों को तोड़कर झोपड़ी के अंदर रख दिया और वहां से चले गए। कुछ देर के बाद स्कूल के सभी बच्चे घर वापस लौटने लगे और कीर्ति, अनीता, सुमित और किशोर भी वापस आ गए। घर आने के बाद भी उनका मन किसी काम में नहीं लग रहा था और वो बार बार सोच रहे थे कि हाथी का बच्चा घायल है, हमें किसी तरह भी उसकी मदद करनी है। अगले दिन सुबह उठते ही उनके पिता ने कहा, भूल कर भी सुंदरवन की तरफ नहीं जाना। वहाँ जंगली हाथियों ने उत्पात मचा दिया है और 2 आदमियों की हत्या भी कर दिए हैं। पिता की बात सुनकर चारों बड़े ही परेशान हो गए और उन्होंने सोचा कि उन्हें जल्द से जल्द उस हाथी के बच्चे की रक्षा करनी होगी। उन चारों ने हाथी के बच्चे के लिए जरूरी दवाइयों का इंतजाम किया और सुंदरवन की तरफ चल पड़े। जब वे झोपड़ी के पास पहुंचे तो हैरान रह गए। झोपड़ी पूरी तरह से टूटी हुई थी और हाथी के बच्चे का कोई अता पता नहीं था। अचानक उन्हें हाथियों की चिंगार सुनाई देने लगी और देखते ही देखते झोपड़ी को चारों तरफ से हाथियों ने घेर लिया। चारों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और कीर्ति बोली, लगता है हमारा आखिरी समय आ गया। अब ये हाथी हमें नहीं छोड़ेंगे। आज सुबह पिताजी ने बताया था कि जंगली हाथियों ने सुंदरवन में उत्पात मचा दिया है और 2 लोगों की हत्या कर दी है। लेकिन सभी हाथी अचानक बैठ गए और अपनी सूंड उठाकर उनका अभिवादन करने लगे। अचानक हाथियों के बीच में से वो हाथियों का छोटा सा बच्चा बाहर आया और दौड़ता हुआ उनके पास आकर खड़ा हो गया। हाथी के बच्चे ने अपनी सूंड उनके हाथ पर रख दी और धीरे धीरे उसकी माँ भी वहां आ गई। माँ ने उन्हें अपनी सूंड से पकड़कर अपनी पीठ पर बिठा लिया और इंसानी आवाज में बोली, प्यारे बच्चों, तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। तुमने कल इंसानों द्वारा हमारे बेटे को पकड़ने के लिए लगाए गए जाल से हमारे पुत्र राजकुमार गजवर्धन की रक्षा की है। हम तुम्हारे आभारी हैं। इस जंगल में तुम्हें कोई भी कुछ नहीं करेगा। ये तुम्हारा घर है और हम तुम्हारे दोस्त। हाथी को इंसानी भाषा में बात करता देख कीर्ति बोली, अरे सुरेश, ये तो हमारी भाषा में बात कर रहे हैं। कहीं ये कोई धोखा तो नहीं? देखा, मैंने कहा था ना, मेरी दादी ने बताया है कि जानवर भी बोल सकते हैं।
तभी गजवर्धन की माँ हथिनी अंबिका बोली, बच्चों डरो नहीं, मैं हाथियों की रानी हूँ। इसीलिए मुझे जंगल देवी से आशीर्वाद मिला है कि मैं हर प्राणी से बात कर सकती हूँ। मुझे मेरे बेटे ने बता दिया था कि तुमने उसकी बहुत मदद की है। इंसानी शिकारी इस जंगल में आकर हाथियों को बहुत प्रताड़ित करते हैं, लेकिन वो हमें बदनाम कर रहे हैं। जंगल के नरभक्षी शेर ने 2 इंसानों को मार दिया, लेकिन उन्होंने प्रचार कर दिया है कि ये हाथियों ने उन्हें मारा है, ताकि इंसान हमसे नफरत करने लगे। मेरी बेटी राजकुमारी वैजयंती गर्भवती है। हम सभी हाथी बहुत डरे हुए हैं कि कहीं शिकारी वैजयंती को नुकसान न पहुंचाए। पूरे जंगल में उन्होंने जगह जगह जाल बिछा दिए हैं। सुरेश और अमित ने कहा, महारानी, आप राजकुमारी वैजयंती को इस झोपड़ी में सुरक्षित रखिए। हम जानवरों के डॉक्टर के साथ आकर उसकी उचित देखभाल करेंगे। गर्भवती राजकुमारी हथिनी वैजयंती को उस झोपड़ी में रख दिया गया। अनीता, कीर्ति, सुमित और किशोर जंगल से वापस आकर सीधे शहर के जानवरों के डॉक्टर के पास गए और उन्हें सारी बात बताई तथा अगले दिन डॉक्टर को लेकर झोपड़ी के पास पहुंचे, लेकिन उन्हें आने में देर हो गई थी। शिकारियों ने झोपड़ी को घेरा हुआ था और वो वैजयंती को पकड़ने के लिए बड़े बड़े रस्से बांध रहे थे। हाथियों का झुंड और गजरानी आंसू भरी आंखों से सब देख रहे थे। जब ये चारों उनके पास पहुंचे तो गजरानी बोली, आखिर तुम लोगों ने हमें धोखा दिया ना, और मेरी बेटी के बारे में शिकारियों को सूचना दे दी। चारों जोर से बोले, ऐसा नहीं है गजरानी। देखिए, हम डॉक्टर को लेकर आए हैं। हमें नहीं पता ये शिकारी यहाँ कैसे आ गए, लेकिन हम राजकुमारी वैजयंती के साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देंगे। और उन्होंने तुरंत ही वन विभाग को फोन किया कि हाथियों को गैर कानूनी तौर पर पकड़ा जा रहा है और एक गर्भवती हथिनी के साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है। देखते ही देखते विभाग के लोग वहां पहुंच गए और शिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जानवरों के डॉक्टर ने गर्भवती हथिनी का पूरी सुरक्षा के साथ प्रसव कराया और वो एक स्वस्थ बच्चे की मां बन गई। सब हाथी खुशी से चिल्लाने लगे और उन्होंने अपनी अपनी सूंड से डॉक्टर और चारों दोस्तों को अपनी पीठ पर बिठा लिया। किशोर बोला, अब आप सब शहर की तरफ चलिए। हमें सभी को बताना होगा कि आप हमारे दोस्त हैं, ना कि दुश्मन। सभी हाथी चारों को अपनी पीठ पर बिठाकर जब शहर की गलियों से गुजर रहे थे तो ये चारों चिल्ला चिल्ला कर सबको बता रहे थे कि हाथियों ने किस तरह से उनका स्वागत किया है और शिकारियों ने हाथियों के साथ कितना अन्याय किया। सभी लोग हाथियों के ऊपर फूल बरसाने लगे। इसके बाद सुंदरवन में कभी किसी हाथी को नहीं पकड़ा गया और हाथी भी इंसानों के पक्के दोस्त बन गए और कोई भी जंगली जानवर हाथियों के रहते इंसानों का शिकार नहीं कर पाए और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे।